नमस्कार मित्रों, आज हम गुप्त ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। इसके लिए जो सुविधा हो सकती है आपको जानने के लिए मैंने वो कंटेंट करने का कोशिश किया है और डिस्प्ले पे आप एक चित्र भी देख रहे होंगे, तो उस चित्र के माध्यम से भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम जान लें कि गुप्त ऊष्मा क्या है। तो गुप्त से अर्थ है छुपा हुआ, ऐसी ऊष्मा जो दिखाई ना दे और छुपी हो, मतलब उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब ये तो एक जरा सा पहलू हुआ आपको समझाने का। सही मायने में इसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है? किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन, किसमें? अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित या मुक्त की जाती है। अवशोषित या मुक्त की जाती है। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ गया कि गुप्त ऊष्मा क्या है। लेकिन यहां पर एक पेच उठ रहा है कि दो शब्द दिए हैं, अवशोषित या मुक्त। इसे मैं समझाता हूं। होता क्या है कि जैसे बर्फ है, बर्फ पिघलना चाहती है तो वहां उसे ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ेगा। और यदि हम चाहते हैं कि पानी फ्रिज के अंदर फ्रीज हो जाए, जम जाए, यानी कि पानी वह बन जाए, तो उस अवस्था में उसे ऊष्मा का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि ऊष्मा को मुक्त करना पड़ेगा, ऊर्जा को मुक्त करना पड़ेगा। उसे कहेंगे मुक्त की जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने दोनों बातें क्यों लिखी हैं, अवशोषित या मुक्त। इसके बारे में थोड़ा आप जान लें कि एक्स्ट्रा जान लें आप कि गुप्त ऊष्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 1750 में वैज्ञानिक जोसेफ ब्लेक ने। और आजकल गुप्त ऊष्मा के स्थान पर जो शब्द चल रहा है, जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है, उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का इसकी जगह पे इस शब्द का उपयोग होने लगा है। किसका? एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किसके स्थान पर? गुप्त ऊष्मा के स्थान पर। आमने चलते हैं आपको इसको एग्जाम्पल की ओर। इस टॉपिक में एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में हमने लिखा है बर्फ के टुकड़े का पिघलना। इसको हम एक्सप्लेन किससे करेंगे? डिस्प्ले पर जो आपको इमेज शो हो रही है, उस इमेज में आप जरा देखिए कि नीचे आग जल रही है और उस आग के द्वारा बर्तन का पानी गर्म हो रहा है। उस बर्तन में हमने कुछ नहीं, एक बर्फ का टुकड़ा डाल रखा है। अब उस पानी के द्वारा बर्फ के टुकड़े को पिघलाया जाएगा। अब आप बात समझना, मैं साथ में नीचे से क्या कर रहा हूं? आग जला रहा हूं। अब सामान्य तौर पर जरा देखिए आप, सामान्य तौर पर ये सपोज करिए आपका बर्तन है, अभी इसके नीचे आग नहीं जल रही है, तो हम क्या करेंगे? हम जैसे ही इस गिलास के पानी में बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो इस पानी, जो गिलास का जो पानी है, उसका तापमान गिर जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा कि बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा अलग है। यहां पर हम बर्फ के टुकड़े को तो पिघला रहे हैं, पानी में डालेंगे पिघलेगा, लेकिन हम नीचे से आग जला रहे हैं। अगर हम नीचे से आग जला रहे हैं तो पानी का तापमान नहीं बढ़ेगा, पानी का तापमान नहीं बढ़ेगा आग जलाएंगे, बल्कि क्या होगा? बर्फ पिघलेगी। तो उस बर्फ को पिघलने में जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है उसे कहेंगे गुप्त ऊष्मा, या हम यूं कहेंगे कि चित्र के अनुसार बर्तन के पानी में
बर्फ को डालने के बाद बर्फ के पिघलने में व्यय ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहेंगे। यहां ऊष्मा जो खर्च हो रही है, जिसको नीचे से दे रहे हैं हीट के द्वारा, और चित्र में देख रहे होंगे कि जो गर्मी है वो कहे जा रही है विकिरण के रूप में, उस पर लिखा है रेडिएशन, यानी कि विकिरण के रूप में जा रही है। और आप बर्तन के अंदर देख रहे होंगे कि बर्तन के अंदर कुछ एरो जा रहे हैं ऊपर की ओर, वो विकिरण है, तो कुछ विकिरण जा रहे हैं ऊपर की ओर, कुछ कहां आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो वहां ऊपर और ऊपर जाना नीचे आना इस बात को शो कर रहा है कि जो पानी गर्म हो रहा है वो ऊपर उठ रहा है, और जो नीचे वाला जो नीचे आ रहा है विकिरण, वो ये शो कर रहा है कि ठंडा पानी नीचे आ रहा है और गर्म पानी ऊपर उठ रहा है। तो यहां पर एक और लिखा है कंडक्शन। कंडक्शन में चालन हो रहा है, क्योंकि जो बर्तन है ना, तो बर्तन जब गर्म हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा तो कंडक्शन होगा, उसमें चालन होगा ऊष्मा का, तो वहां से कंडक्शन लिखा है। अब यहां पर आप समझ रहे होंगे कि बर्फ के टुकड़े को पिघलने में जो ऊष्मा व्यय हो रही है, जो ऊर्जा व्यय हो रही है, उससे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि यहां में लिख रखा है अंतर आणविक बलों को तोड़ने में। इसका अर्थ यह है कि जब बर्फ पिघल रही है उस पानी के अंदर, और बर्फ पिघलेगी तो बर्फ के जो आणविक, जो अंतर आणविक जो बल लग रहा है उसके अणुओं के बीच में, इससे वो बर्फ आकार लिए है, पानी बर्फ रूप में अपना आकार लिए है, उसको तोड़ने में होती है ऊष्मा व्यय। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जिस ऊष्मा का उपयोग हो रहा है, बर्फ गल रही है ना, इसलिए इसे क्या कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलेंगे इसे, जब बर्फ गलेगी और बर्फ को गलने में जो ऊष्मा व्यय हो रही है उसे कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। यहां आपने सीखा गलन की गुप्त ऊष्मा। एक गुप्त ऊष्मा का क्या हो गया, प्रकार हो गया। और यहां पर जान रहे हैं कि सपोज करिए इस बर्तन में आपने 1 किलो बर्फ डाल दी, थोड़ा बर्तन बड़ा मान लीजिए, उसमें पानी भी काफी, तो 1 किलो बर्फ डाल दिया आपने मान लो उस बर्तन में, तो 1 किलो बर्फ को गलने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। समझ आ गया आपको। आगे देखें आप, सेकंड हमने एग्जांपल लिया है जल से क्वथन, अर्थात अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट को चित्र के अनुसार, कि बर्फ पिघल चुकी है। अब हम जो पानी बन चुका है, जैसे ही बर्फ पिघलेगी उसके बाद पानी का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आग हम बराबर जला जा रहे हैं और पानी बराबर गर्म होता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी क्वथन करने लगेगा, यानी कि पानी को उबलना प्रारंभ कर देगा। और जब पानी उबलेगा तो एक सामान्य बात है, आप जानते हैं कि उसमें वाष्प निकलेगी। तो उस पानी में वाष्प पैदा होगी, उसे उस पानी से जो वाष्प पैदा हो रही है, यानी कि वाष्प ले जाने में जितनी ऊष्मा तय हो रही है, जितनी ऊष्मा को व्यय किया जा रहा है, वो क्या होगा, उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या होगी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि पानी को क्वथन करा के उसके द्वारा जो वाष्प बन रही है, उस वाष्प बनवाने में जितना ऊष्मा हम व्यय करेंगे उसे कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यहां आप जान लें कि 1 किलो, यहां जल लिया आपने कितना, 1 किलो। आप जानेंगे कि पानी को तो लीटर में बोलना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में हम पानी को तौल के लेते हैं, क्योंकि आगे हम किलो कैलोरी ऊष्मा ले रहे हैं, इसलिए तो ये सही लिखा है मैंने, कोई गलत लिखा है। एक्सपेरिमेंट्स में हम तौल के लेंगे, तो 1 किलो जल को हम चाहते हैं कि ये वाष्पन में बदल जाए, तो इसके लिए 540 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये आपने आंकड़े देखे। आज आपने 2 प्रकार सीखे, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो 3 टॉपिक आप क्लियर हो गए कि गुप्त ऊष्मा क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है। गलन की गुप्त ऊष्मा के लिए आंकड़ा क्या होता है और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के लिए आंकड़ा क्या होता है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट होते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गलन की गुप्त ऊष्मा के अलावा एग्जाम में इस नाम से आता है क्वेश्चन, बर्फ की गुप्त ऊष्मा।
किस नाम से आएगा ये? बर्फ की गुप्त ऊष्मा। तो इसे क्या कहेंगे? 80 किलो कैलोरी ऊष्मा। और एग्जाम के लिए क्या मोस्ट होता है? भाप की जलवाष्प। क्या है? भाप है। तो ये आएगा आपके भाप के नाम से, भाप की गुप्त ऊष्मा। ये कितना होगा? 540 किलो कैलोरी। तो फ्रेंड्स, आज आपने बहुत अच्छी नॉलेज सीखी और मैं आशा करता हूं कि आपको आज का नॉलेज बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और ये नॉलेज वास्तव में इंपॉर्टेंट है।